with the rising cost of healthcare in our country, एक अच्छे सिस्टम में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए जिस लेवल की कॉस्टिंग चाहिए वो दैट रन्स इन लैक्स। और जब आड़ा वक्त आता है तो मैम आपको पता नहीं होता कि कितना जाएगा, वो 50,000 जाएगा या 5 लाख जाएगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हार्ट का इशू क्रिएट हो जाता है, कोई कैंसर है, कभी एक्सीडेंटल है, हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत हमको पड़ती है और वो ज़रूर होनी चाहिए कि आपका प्रीमियम कितना है और आपको टोटल कवर कितना चाहिए। सेकेंडली, प्रिवेलिंग मार्केट कॉस्ट पे क्या ट्रीटमेंट कॉस्ट चल रही हैं उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इंश्योरेंस 5,000 का रूम रेंट कैपिंग है, 6,000 रूम रेंट, आपको कितना पे करना होगा 4 दिन का? 4,000 रुपये। ये आपके हिसाब से है। इंश्योरेंस ऐसे नहीं चलती। वो कहती है आपकी एलिजिबिलिटी 5,000 की थी, आपने 6,000 का रूम यूज किया, तो यू हैव यूज 20% एक्स्ट्रा ऑफ व्हाट यू वर एलिजिबल, सो द टोटल बिल मल्टीप्लाइड बाय 20% इज योर पेबिलिटी। आपने क्योंकि 5,000 रुपये की या 6,000 रुपये का रूम लिया, इसलिए उस 2 लाख रुपए का 20% दैट इज 40,000 रुपये आपको पे करना है। उसकी बजाय अगर आप वो रूम लेते इसका रूम रेंट 4,000 था, फिर आपके 2 लाख पे कोई पेबिलिटी नहीं है। सेहतनामा में आज किसी बीमारी पर बात नहीं करेंगे, किसी बीमारी का इलाज नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई दवाई नहीं, लेकिन आज हम बात एक बेहद अहम विषय पर करने जा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। हम सभी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई बीमार हो जाता है या कुछ घटना हो जाती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है लेनी, कौन सी लें, कब लें, कितना प्रीमियम मिनिमम होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। आज डॉक्टर ही हमारे साथ हैं जो इस पर विस्तार से बात करेंगे। आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। सो डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल वैसे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन आज वो बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे। वेलकम सर। सो आप ही ने ये सजेस्ट किया कि इस पर हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। सो हेल्थ, सबसे पहला सवाल ही कि हम में से बहुत लोग अवेयर है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई हैं। बहुत लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, आप हर साल प्रीमियम देते जाते हो, कौन सा बीमार पड़ रहे हैं, जब कुछ होगा पैसे जोड़े हैं इलाज करा लेंगे। मैम बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ज़रूरत है कि नहीं। हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों कराते हैं? ज़रूरी है। 2 रीज़न से कराते हैं। एक, इट इज़ इलीगल बाय द लॉ कि हम गाड़ी चला नहीं सकते। उसके लिए बहुत सस्ती 1,000 रुपए की इंश्योरेंस हो जाती है। हाँ, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, यस। बट स्टिल हम प्रॉपर इंश्योरेंस लेते हैं, क्यों? क्योंकि जिस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जिस लेवल का एक्सपेंडिचर आता है, उस एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए। सिमिलरली मैम, विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इन आवर कंट्री, एक अच्छे सिस्टम में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए जिस लेवल की कॉस्टिंग चाहिए वो दैट रन्स इन लैक्स। तो और जब आड़ा वक्त आता है तो मैम आपको पता नहीं होता कि कितना जाएगा, वो 50,000 जाएगा या 5 लाख जाएगा। उस टाइम किसी और की तरफ ना देखना पड़े, आपके पास एक बैकअप हो, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और बिलीव मी मैम, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। हर कोई बीमार होता है, कभी डेंगू है, कभी कोई हार्ट हार्ट का इशू क्रिएट हो जाता है, कोई कैंसर है, कभी एक्सीडेंटल है। हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत हमको पड़ती है और वो ज़रूर होनी चाहिए। अब अगला सवाल ये कि हेल्थ इंश्योरेंस ले कौन सी, इतनी सारी मार्केट में कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस दे रही हैं, सही हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव कैसे करें? सारी इंश्योरेंस कंपनीज बिल्कुल ठीक हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ओके। कोई इंश्योरेंस कंपनी गलत इंटेंट के साथ काम नहीं करती। हम कस्टमर्स उनके रूल्स को बेंड करने की कोशिश करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आती हैं कि जी चोट लगी, कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गए। अच्छा ठीक है, ये ऑपरेशन होगा, ये खर्चा है, सर इंश्योरेंस करा लें, उसमें कवर हो जाएगा। हम लोग उन रूल्स को बेंड करते हैं। अगर हम इंश्योरेंस के रूल्स को फॉलो करके यूज़ करें तो सारी इंश्योरेंसेस अच्छी हैं, सो लॉन्ग एज हम उन्हें टेढ़ा करने की कोशिश ना करें। आज किसी कंपनी का कवर रेट अच्छा है, क्लेम रेट अच्छा है, 2 साल बाद वो नीचे हो जाएगी, किसी और का अप हो जाएगा। सो ये अप एंड डाउन साइकिल चलती रहेगी। आज के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये डिसाइड करना कि ये अच्छी और ये बेकार है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो कंपनी ली है, आप उसके साथ स्टिक करें ईयर बाय ईयर। जो इंश्योरेंस 2 साल पुरानी है, उसकी वैल्यू विज़ जो इंश्योरेंस 8 साल पुरानी है, बहुत फ़र्क है। 8 साल पुरानी इंश्योरेंस आपकी किसी भी कंपनी की है, आपका क्लेम पास होता ही होता है। ओके। 2 साल या 1 साल पुरानी इंश्योरेंस आपकी किसी भी कंपनी की है,
कितना भी अच्छा क्लेम रेट हो, वो क्लेम फंसता ही फंसता है, निकल जाएगा, बट उनके मन में क्वेश्चन रेज होते ही हैं कि भाई इंश्योरेंस लेने के इतने दिन बाद चोट लग गई, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आप किस कंपनी की ले रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कितना टाइम लॉयल्टी से स्टिक करते हो। इस पे एक पॉइंट और है, इंश्योरेंस पोर्टिंग। जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी भी है। अच्छा, आप आपने स्विच आज एक कर सकते इंश्योरेंस हैं? ली, 3 साल दिया, 3 साल बाद कंपनी सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कंपनी स्विच कर सकते हो विद द सेम बेनिफिट्स कंटिन्यूड, ओके। even though this is said, but when you switch to a new company and you put up a claim, उस कंपनी में आपको लेस टाइम, 1 साल हुआ होता है, 2 साल, तो कंपनी आपके रिकॉर्ड्स को उतनी ही स्क्रूटनी से देखती है और इंश्योरेंस क्लेम थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो मेरा ये सजेशन है, कोई भी एक कंपनी सिलेक्ट करो, उस पर चिपक जाओ, स्टिक टिके टू। रहो, डू नॉट चेंज, ऑल आर सेम। किसी में 19 कोई फायदे हैं, किसी में 20 को नुकसान है, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं। एनी वन कंपनी जस्ट स्टिक टू इट, ऑल आर गुड। सो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का? वेल, सबसे पहली बात, आप कितने लोगों की लेना चाहते हो। हेल्थ इंश्योरेंस। यस, आप अकेले की लेना चाहते हो, अपनी पूरी फैमिली की लेना चाहते हो। इस चीज़ों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम कितना है और आपको टोटल कवर कितना चाहिए। सेकेंडली, प्रिवेलिंग मार्केट कॉस्ट पे क्या ट्रीटमेंट कॉस्ट चल रही हैं, उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। ओके। सपोज मैं सोचता हूँ कि आज एक एक्सीडेंट हो गया, एक सिंपल फ्रैक्चर ऑपरेट होना है, 2 लाख का खर्चा है, चंडीगढ़ में हम एवरेज लेके चलते हैं। सो अगर मैं फैमिली फ्लोटर कवर ले रहा हूँ, मैं 5 से 10 लाख की इंश्योरेंस मिनिमम चाहूँगा, और जो मैं चाहूँगा अगले 5 साल को देखते हुए चाहूँगा। तो टोटल अमाउंट कितने की आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंट क्या मार्केट कॉस्ट है ट्रीटमेंट की। अच्छा, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सही वक्त क्या है? कई बार होता है जैसे 25, 26, 27, 28, 30 साल में शादियाँ आजकल हो रही हैं, यंग कपल्स हैं, उन्हें लगता है अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो हम यंग हैं, और वो करते-करते आगे बच्चे हो जाते हैं, वो चलता ही रहता है। राइट एज आपके लिए क्या है? अर्लीस्ट, व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न ही शुड बी इनरोल्ड इन द इंश्योरेंस, सिंपल, मेरा ये मानना है। जैसे फैमिली फ्लोटर कवर्स होते हैं, घर में बच्चा आया, यू हैव एन ऑप्शन, आप उसको अपनी इंश्योरेंस में ऐड करा दो, यू शुड गेट इट डन। बिकॉज बीमारी टाइम और एज बता के नहीं आएगी। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी इतनी मेजर इलनेसेस डेवलप हो जाती हैं, और बिलीव मी, जो लंबी चलने वाली बीमारियां होते हैं, इनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, एंड फैमिलीज आर एक्चुअली ड्रेन्ड आउट। सो अर्लीस्ट कराना चाहिए। बट अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, तो when they go independent out of their house, when they go to professionals like 20, 21, 22 साल के, that is the time when they should definitely have their own insurances। जब वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइव करना शुरू करते हैं, उस टाइम उनकी इंश्योरेंस आ जानी चाहिए। ओके। और मिनिमम कितना प्रीमियम वाली इंश्योरेंस आप सजेस्ट आज की करते डेट हैं? में बात करें तो 10 लाख तो कहीं नहीं गए, मिनिमम पर 10 पर्सन लाख 10 पर लाख तो आज पर्सन। की डेट तो कहीं नहीं गए। विद दी प्रेजेंट प्रिवेलिंग कॉस्ट, अगर किसी को 1 हफ्ता आईसीयू रहना पड़ जाए, 5-7 लाख का बिल तो बन जाता है। तो 10 लाख इज़ अ बेसिक कवर, जो मैं सोचता हूँ चंडीगढ़ जैसे शहर में किसी के लिए होना चाहिए। 35, 40 साल, 45, 50 साल तक अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली है, तो क्या इसका नुकसान है अब? बहुत मुश्किल काम है। इंश्योरेंस कंपनी आपका थरो मेडिकल चेकअप कराती है बिफोर दे गिव यू द इंश्योरेंस आफ्टर पर्टिकुलर एज। सो इन केस दे फाइंड एनीथिंग which can lead to long term issues, they can reject your insurance request। नहीं देते फिर? दे कैन, सपोज वो आपका, उन्होंने ब्लड टेस्ट कराए, हार्ट का कराया, इको कराया, ईसीजी कराया, दे फाइंड समथिंग देयर, they can deny you that you are not eligible for insurance। ओके। so the earlier the better। in fact 30 प्लस आप जब भी इंश्योरेंस अप्लाई करते हो, they always get your health checkup done। so अगर उन्हें मान लो से मेजर कुछ भी मिलता है और आपका रिजेक्ट हो गया, you cannot take an insurance। so better to start early and to continue without any break। any break in the insurance continuity is considered zero, then you start all over again from zero। अच्छा, so bet ऐसा नहीं, अगर 2 साल ले लिया आपने, कहा क्या करना है आप 3 फिर साल? नेक्स्ट टाइम अप्लाई करोगे, फिर जीरो से अप्लाई करोगे, फिर उनके डिस्क्रिशन है कि वो आपको एलिजिबल समझे या ना समझे। तो इसलिए स्टार्ट अर्ली, द लेटर यू टेक द प्रीमियम ज़्यादा होगा, और अगेन देयर इज अ रिस्क, वो आपको दे ही ना मना करते हैं। कई बार कहते हैं कि पैसा जा ही जा रहा है हर साल, हम सब तो ठीक ठाक हैं, तो वो लोगों को चुभती है बात कि मैम वो जिस वैसे दिन तो अच्छा ही है कि आप ठीक हैं। मैम वही है ना, इन्वेस्टिगेशन कराई,
नॉर्मल आ गई तो लगता है कि पैसे वेस्ट हो गए, हाँ, अरे अच्छी बात है अच्छी बीमारी बात नहीं है, है। हाँ। दैट इज अ वे टू थिंक, बट इन द एंड अगर सिंगल भी क्लेम हो जाता है सब पैसे बराबर हो ओके। जाते हैं। और ये क्या ये है कि 3 साल 4 साल आपने प्रीमियम दिया, वो आपका जुड़ता रहता है नहीं नहीं आगा, नहीं, इट ऐसे इज ही होता नो है? नो, वो इट्स लैप्स लैप्स है। हो जाता है वो तो एवरी ईयर? हाँ, वो तो जैसे 20,000 प्रीमियम है, हाँ, उस डेट से उस डेट का अगले साल फिर भरना है। इट ओके। इज़ नॉट एक्यूमुलेटिव। आपको कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ वो प्लान्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट वगैरह लिंक करते हैं, बट मोर और राइट। लेस हेल्थ इंश्योरेंसेज ईयरली दे रहे हो, खत्म। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जब आप कराने जाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी भी देनी चाहिए, देनी पड़ती है? प्री एग्जिस्टिंग इलनेस एक बहुत मेजर कॉलम होता है हाँ, हर इंश्योरेंस कि अगर कंपनी कोई के। बीमारी है या नहीं है? प्री एग्जिस्टिंग, यस, इलनेस एंड प्रोसीजर्स। अगर जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, और कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सीरियसली लेती है। और अगर आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोज नहीं करते, या आपके पास में कोई प्रोसीजर्स हुए, सपोज आपकी गॉल ब्लैडर सर्जरी हो रखी है, हर्निया सर्जरी हो रखी है, फ्रैक्चर ऑपरेटेड है, और आप डिस्क्लोज नहीं करते, और फ्यूचर वाइल पुटिंग अप अ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी वो ढूंढ लेती है, तो दे कैन रिजेक्ट योर क्लेम ऑन द बेसिस दैट आपने प्री एग्जिस्टिंग चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की। तो इसलिए जितनी आपको अपनी इंफॉर्मेशन पता है, याद है, आप लिख के फॉर्म में ज़रूर भरो, ताकि उस बेस पे कल आपकी इंश्योरेंस रिजेक्ट ना हो। फॉर दैट मैटर आई टेल यू अ वेरी फनी इंसिडेंट। मैंने एक लड़के का शोल्डर ऑपरेट करना था, लेफ्ट शोल्डर। इंश्योरेंस के लिए हमने भरा, अप्रूवल ले लिया, सर्जरी कर दी। जब फाइनल भेजा, somehow they found out that the boy was operated for opposite elbow 1.5 years back for some injury. So they asked कि 1.5 साल पहले हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी, उसका रिकॉर्ड भेजो। तो वो ना तो उसके पास अवेलेबल था, एंड वी सेड इट इज इररेलेवेंट कि लेफ्ट शोल्डर की चोट की सर्जरी है, आप राइट राइट पे एल्बो 2 साल पहले हुई थी, 1.5 साल पहले, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। डिस्पाइट ऑल आर रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड एवरीथिंग, दे रिजेक्टेड द क्लेम, कि one and आपने a half बताया lakh नहीं। rupees claim on the basis that you could not furnish the records of a pre-existing disease, and the family had to shell out that money, सिर्फ इसलिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक ऐसी चीज ढूंढ ली जो 1.5 साल पहले हुई थी और उन्हें डिस्क्लोज नहीं की थी, जिसका कोई वो हमारे कनेक्शन लिए या रेलेवेंट रेलेवेंस नहीं है लेकिन उनके लिए है। उनके लिए, मैम, उनकी रूल्स रेगुलेशन में फंस हाँ। सकता है। तो इसलिए ऑलवेज डिक्लेयर ऑल योर प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस एंड एनी प्रोसीजर्स इफ यू हैड, दे हेल्प इन द लॉन्ग रन। हेल्थ इंश्योरेंस क्या सारी बीमारियों को कवर करता है? मैम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्थ इंश्योरेंसेस कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करता है, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट्स, प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी, पहले मिटर्निटी दैट इज़ डिलीवरी एंड चाइल्ड बर्थ भी एक्सक्लूडेड था। अब कुछ इंश्योरेंसेस में वो कवर्ड है, कुछ में एक्सक्लूडेड है। ऐसे देर इज़ अ लिस्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसीजर्स जो इंश्योरेंसेस में कवर्ड नहीं है। तो वेन एवर वी बाय एन इंश्योरेंस, वी शुड गो थ्रू दी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। कवर्ड है। एक्सक्लूजन अच्छा, एंड क्या कवर्स, नहीं है वो यस, ज़रूर देखना वो चाहिए। ज़रूर तो देखना कोई चाहिए। किसी भी जो हेल्थ इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं वो आपको बताते हैं अगर आप लिस्ट? उनसे मांगेंगे तब तो देंगे वो वो। आपको उस पॉलिसी के फीचर्स देंगे कि इसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं और ये एक्सक्लूडेड हैं, विच आर परमानेंट एक्सक्लूजन। देयर आर टू थिंग्स, वन इज टेम्परेरी एक्सक्लूजन, वन इज परमानेंट। परमानेंट है कि चाहे 2 साल हो गए, चाहे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो कवर होंगी ही नहीं होगी, जैसे कॉमनली डेंटल ट्रीटमेंट्स और प्लास्टिक सर्जरीज। टेम्परेरी है कि कुछ साल तक, जैसे लिगामेंट इंजरीज हैं शोल्डर्स की और नी की, मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी 2 साल तक कवर नहीं करती। नी रिप्लेसमेंट्स हैं, 3 साल तक कवर नहीं होती। हर्निया, गॉल ब्लैडर सर्जरीज, इनका भी 1.5 से 2 साल तक वेटिंग पीरियड रहता है। तो ये टेम्परेरी एक्सक्लूजन्स हैं। तो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए एक्सक्लूजन्स क्राइटेरिया हमने ज़रूर पढ़ने चाहिए। हर एजेंट से जो वो पॉलिसी आपको सजेस्ट कर रहा है उसकी क्राइटेरिया मांगने चाहिए। अनदर चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो है रूम रेंट कैपिंग। एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। हाँ। आप हॉस्पिटल में गए, हुँ, आपने इंश्योरेंस दीजिए, मेरी 5 लाख की इंश्योरेंस है, आप हाँ। मेरे को ट्रीट कर दो। बिल बना 2 लाख रुपए। जिस रूम में आप रहे उसका रूम रेंट है 6,000 रुपीज। पर डे। तो आप 4 दिन रहे, अब वो कितने पे करने होंगे? हुँ, इंश्योरेंस 5,000 का रूम रेंट कैपिंग है, 6,000 रूम रेंट था, वो कितना पे करना होगा 4 दिन का? 4,000 रुपये। 4 या ये आपके हिसाब से है। हाँ। इंश्योरेंस ऐसे नहीं चलती। हुँ, वो कहती है आपकी एलिजिबिलिटी 5,000 की थी, आपने 6,000 का रूम यूज़ किया, हाँ। तो यू हैव यूज 20% एक्स्ट्रा
of what you were eligible. So the total bill multiplied by 20% is your payability. वो टोटल बिल काउंट करेगी? जो आपने रूम रेंट से एक्सीड किया उस परसेंटेज में आपके टोटल बिल का परसेंटेज आपको पे करना है. आपने क्योंकि 5,000 रुपए की या 6,000 रुपए का रूम लिया, इसलिए उस 2 लाख रुपए का 20% दैट इज 40,000 रुपए आपको पे करना है. उसकी बजाय अगर आप वो रूम लेते इसका रूम रेंट 4,000 था, फिर आपके 2 लाख पे कोई पेबिलिटी नहीं है. बट बिकॉज आपने रूम अपनी एलिजिबिलिटी से ऊपर का लिया, तो उस प्रपोर्शन में आपको पेमेंट आएगी. तो ये कितना इम्पोर्टेंट है इस बात और का ये ध्यान रखना कि most of आप the रूम कौन सा ले सकते हैं. यस, रूम रेंट एलिजिबिलिटी. जब आप ये इंश्योरेंस, उसमें मेंशन होता है. यस, या रूम रेंट एलिजिबिलिटी की किस कॉस्ट तक आप रूम ले सकते हो, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन्ड है. कौन सी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये क्लियरली मेंशन्ड है. ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 6 ले लिया तो वो 1,000 नहीं 4 दिन रुके तो और ये 4,000 दे हर दो. किसी को तभी पता चलता है जब वो पहली बार पे करता है. अरे ये क्या हो गया. हमें भी तब पता चला जब हमारे किसी पेशेंट ने पहली बार ये परसेंटेज वाइज आया इतना ज़रा पेमेंट, फिर हमें समझ आया कि ये फंडा होता है. ओके. तो दिस इज वन डिफरेंस. सो यू शुड ऑलवेज चेक योर रूम रेंट एलिजिबिलिटी. अगर एवरेज आपकी रेम 5 से 6,000 रूम रेंट रहता है तो आपको 10,000 एलिजिबिलिटी वाला लेना चाहिए. बिकॉज आज से 4 साल बाद आपकी एलिजिबिलिटी 10,000 रुपए की है, बट रूम रेंट्स विल इंक्रीज. तो वन इज रूम रेंट एलिजिबिलिटी, सेकंड इज एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, थर्ड इज वेटिंग पीरियड. काफ़ी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड है कि इतने टाइम के बाद वो कवर करना शुरू करते हैं. ओके. अगेन अगर आप पढ़ो वेटिंग पीरियड, कुछ कुछ में कहीं की बीमारियां 5-5 साल तक इंक्लूड नहीं करते वो क्लेम नहीं मिलता. ना. वो उनके डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है कि इन बीमारियों के लिए इतने साल का वेटिंग पीरियड है. यू शुड रीड, तो फिर क्या फायदा हेल्थ इंश्योरेंस. यू शुड रीड द डॉक्यूमेंट्स कि किस बीमारी का कितना वेटिंग पीरियड है. एवरी पॉलिसी हैज डिफरेंट वेटिंग पीरियड. तो जो आपको सूट करती है वो लीजिए. ओके, पहले आप स्टडी करना पड़ेगा. Yes. आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपने कौन सी इसके लेनी लिए है. एक तरीका और है. जब आपको पॉलिसी आती है पहले 15 दिन फ्री लुक पीरियड होता है. उसमें आप डॉक्यूमेंट स्टडी करके यू कैन कैंसिल द इंश्योरेंस और यू कैन एक्सेप्ट इट फ्री ऑफ कॉस्ट. सो यू कैन रीड इट एट दैट टाइम ऑल्सो कि मेरे 15 दिन के फ्री लुक पीरियड में क्या क्या मिल रहा है, मुझे क्या क्या नहीं मिल रहा. क्योंकि एजेंट्स बहुत बार इतनी डिटेल में नहीं बता पाते, उन्हें खुद ही नहीं पता और होता. हमें भी नहीं पता होता कि ना हमें ये उन्हें सब चीजें पूछना है. ना उन्हें पता होता है, तो इस चक्कर में मिस आउट हो जाता और है. इस तो वीडियो को बेटर, बनाने का मकसद भी यही है कि हम लोगों तो को बेटर है जागरूक जब कर डॉक्यूमेंट आया तो 2 घंटे लगाओ उसके एक एक फाइन प्रिंट को ध्यान से बारीक लाइनों को पढ़ो कि लिखा क्या है. सकें. अच्छा, जब क्लेम करते हैं तो क्या हमें भी कुछ देना पड़ता है. यस, क्यों. 2 पार्ट्स हमारे तो प्रीमियम जा रहा है. यस यस. मेरा एक पेशेंट था, उसका क्लेम था फैमिली फ्लोटर, 1 करोड़ रुपीस की इंश्योरेंस थी. उसके बेटे का हमने छोटा सा प्रोसीजर किया, 11,500 का बिल बना. उसमें उसकी 2,1900 रुपए की पेबिलिटी आ गई. तो ही वॉज वेरी मच अनहैप्पी कि सर 1 करोड़ की इंश्योरेंस है, 11,500 रुपये का बिल तो उसमें मैं पे कर रहा हूँ. उससे फ़र्क है. 2 पार्ट्स हैं इंश्योरेंस के जो आपको पे करने हैं. वन इज नॉन मेडिकल आइटम्स. जैसे कि देयर आर फ्यू आइटम्स इन द बिल जो इंश्योरेंस कंपनी नॉन मेडिकल में डालती है, जैसे ग्लव्स, बीटाडीन, कैप्स, मास्क, फ्यू अदर कंज्यूमेबल्स, जिनको उन्होंने एक, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जो हर वेबसाइट पे हर इंश्योरेंस की अवेलेबल है कि नॉन मेडिकल आइटम्स क्या हैं. जैसे डाइपर्स, इफ द डाइपर्स आर ये यूज्ड, कवर नहीं है. नो ये दे आर नॉट हेल्थ कवर्ड. इंश्योरेंस नहीं देगी. अगर आपके हॉस्पिटल एडमिशन में 10 डाइपर लगे 700 रुपए के, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस एक्सक्लूड करके आपकी पेमेंट डाल देगी. ओके. तो सिमिलरली देयर आर नॉन मेडिकल आइटम्स जो हर इंश्योरेंस में पेशेंट को पे करने हैं. एंड द लिस्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर ऑल कंपनीज, और उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. सम इंश्योरेंसेज डू नॉट सेपरेट देम, बट मोर और लेस दैट इज फिक्स्ड लिस्ट. सो दैट इज नॉट अ वेरी ह्यूज अमाउंट. 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, दैट इज द बेसिक अमाउंट. ओके. सो बट ये आती है को पेमेंट. सो वी शुड ऑलवेज बी नोइंग कि हाँ कुछ पार्ट देना. और मैम अगर 95% कवर हो गया, 5-10 हज़ार खर्च हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है. सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है को पेमेंट. जनरली जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, आपने एक जॉब ज्वाइन की कंपनी में, वहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ की चल रही है, वो आपने की, वो जो कवर आपकी फैमिली को करती है, आपके पेरेंट्स और आपके बच्चों को और आपकी वाइफ को, उनमें ज़्यादातर एक क्लॉज होता है को पेमेंट. 10 to 15% को पेमेंट होता है कि जो भी हॉस्पिटल बिल आएगा, जो भी क्लेम होगा, उसका 15% आपकी को पेमेंट आएगी. ओके. तो ये सेकंड क्लॉज है. तो ये 2 फीचर्स आपको अपनी पॉलिसी के ज़रूर पढ़ने चाहिए कि आपकी को पेमेंट कितनी है, सो दैट इट इज़ नॉट अ सरप्राइज. अगर उसमें 20% लिखी है तो वो आपको देना ही पड़ेगा.
ओके कई बार इंडिविजुअल पॉलिसीज में भी कोपेमेंट क्लॉज होता है, बट जनरली कम होता है। ओके अच्छा तो जब कोई भी हॉस्पिटलाइज हुआ कोई सर्जरी हुई तो क्लेम किया तो तुरंत मिल जाता है पेमेंट या रिजेक्ट भी हो जाती है? रिजेक्शन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। रिजेक्शन हमें लगता है क्यों हो गई, but rejections do happen. There are good 3 to 4% rejection rates in insurance. The most common reason for rejections is improper information and improper documentation. ज़्यादातर हम हमारी टेंडेंसी जो ह्यूमंस होती हैं, थोड़े से फैक्ट्स को मॉडिफाई कर लो। आप बाइक से स्लिप हुए, आप लिखवाना चाहते हो कि मैं तो घर पे गिरा। जब हम फैक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैज़ वन सिंपल टेंडेंसी कि वो लूप होल ढूंढ रही हैं कि एक लूप होल मिला और आपका क्लेम रिजेक्ट क्वेश्चनेबल हो गया। सो व्हेन यू मॉडिफाई, जो आप इन्फॉर्मेशन देते हो, कहीं ना कहीं आप गलती कर जाते हो। वो आपसे पूछेंगे, आपके फादर से पूछेंगे, आपकी मदर से पूछेंगे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। सो द ओनली वे टू डिक्रीज द रिजेक्शन रेट्स इज गिव करेक्ट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन। ओके चाहे वो क्लेम पास हो चाहे ना हो, बट आप सच बोलिए। और इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठी, वो गलतियां नहीं माफ करते हैं। आप सच बोलो कि आपके क्लेम्स मिनिमम रिजेक्ट होंगे। दूसरा, वही जो नॉन एलिजिबल क्राइटेरिया पे अगर आप लेने की कोशिश करते हो तो रिजेक्ट होते हैं। अदरवाइज रिजेक्शन रेट इज नॉट दैट बिग। फॉल्स इन्फॉर्मेशन लीड्स टू रिजेक्शन। वन मोर थिंग जो कस्टमर्स को नहीं पता, if insurance company is able to find out that you have furnished a significant false information, they can register a case of fraud against you, अच्छा and ये भी they होता है। can and you can get blacklisted for future life from taking any other insurance. अगर आपको आज ब्लैकलिस्ट करवा दिया तो आप फ्यूचर में कोई भी इंश्योरेंस नहीं ले पाओगे। सेंट्रलाइज तरीके से आपकी यू विल बी ब्लैकलिस्टेड। सो इसलिए अवॉइड गिविंग एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। दिस हैपेंस बोथ टू द हॉस्पिटल्स एंड द पेशेंट्स। सारे हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस होते हैं, आप जाके एडमिट हो जाइए और आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल का बिल पे करेगी, ऐसा होता है? More or less. If the hospital has an agreement with the insurance company, you can avail the cashless facility at that hospital. So you just have to inquire with the hospital whether the hospital is empaneled with that insurance company or not. That is not that big a problem with it. थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन।